नमस्कार दोस्तों। आज मेरे एक बहुत पुराने मित्र मेरे साथ हैं। मैं आप लोगों से रूबरू कराता हूं क्योंकि इन्होंने एक बड़ा महान कार्य यहाँ किया है। डॉक्टर त्रिशान सिमलाई मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार आपका बहुत बहुत। कल आप अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेके हमारे राष्ट्रीय स्तर के अच्छे अखबार पत्रिकाओं में और क्षेत्रीय स्तर पे आप काफ़ी चर्चित हैं। आपकी जो पीएचडी की रिसर्च है उस रिसर्च में उत्तराखंड के जो नेटिव लोग हैं, जो यहाँ के आदिवासी हैं, उनसे संबंधित आपका एक रिसर्च है जो एक बहुत ही हम लोगों के लिए एक आँख खोलने जैसा कुछ है। तो सर मैं इस पे तो आपसे ज़रूर बात करूँगा ही। मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग जानें कि क्योंकि उत्तराखंड में काफ़ी मेरे मित्र हैं जो इस इंटरव्यू को देखेंगे। हम चाहते हैं कि हम आपके जीवन से थोड़ा सा कुछ मैं प्रकाश डालूं और हम सीखें ताकि हम युवा भी उस दिशा में बढ़ पाएँ। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा अपना बचपन कैसे आपने ये किया और आप कैसे वन्य जीव की तरफ को इतना आकर्षित हुए, ये शिक्षाएं कहाँ से आपको मिली? थैंक यू नवीन सर। आपको तो इसमें आपने जितने सवाल पूछे हैं उसकी आधे आंसर्स तो आपके पास ऑलरेडी हैं ही। थैंक यू। लेकिन आपके दर्शकों के लिए ये जर्नी बयान करना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होगा क्योंकि मैंने शायद खुद ने मेरे ऐसे जर्नी पे ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं किया है। तो वन्य जीवों के प्रति लगाव तो बचपन से ही था। जैसे आपने कहा आप यहीं पले बढ़े, लेकिन मैं तो शहर में पला बढ़ा इसलिए। राइट। और वन्य जीव और जंगल वो आपका एवरीडे सोशल रियलिटी थी। बिल्कुल। और वो मेरे लिए बहुत कुछ एग्जॉटिक था, है ना। तो वो डिस्टिंक्शन मैं क्लियर कर दूं कि जी ज़रूर, जो सोशल एवरीडे रियलिटी रहती है वो उससे हम इजीली ये नहीं करते, उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते क्योंकि वो तो एवरीडे लाइफ है, आपका नॉर्मल लाइफ। बिल्कुल वही। तो मेरे लिए जो इंटरेस्ट का कारण रहा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन या वन्य जीवों के प्रति लगाव रहा, वो बचपन से ही शुरू हो गया था क्योंकि मेरे पापा बहुत इंटरेस्टेड थे वाइल्ड लाइफ में। क्या बात। तो बचपन से ही मुझे टीवी पे नेशनल ज्योग्राफिक डिस्कवरी चैनल की चीज़ें दिखाना, तब तो ज़्यादा अफ्रीका से ही सब चीज़ें दिखती थी। फिर थोड़ा जब मैं पढ़ने लिखने लग गया तब पापा ने मैनीटर्स ऑफ कुमाऊन का पूरा कलेक्शन, कॉर्बेट का पूरा कलेक्शन मुझे बर्थडे पे गिफ्ट किया। तब मैं ढंग से पढ़ भी नहीं सकता था, लेकिन उसके जो चित्र हैं उसके वो देखकर मैं बड़ा खुश होता था। और फिर पापा मुझे वो पढ़ के सुनाते भी थे। तो उसी से मेरा इंटरेस्ट है जिम कॉर्बेट पे और कॉर्बेट पे बहुत पड़ा। वो एक वन साइडेड इंटरेस्ट था। वो तो पहले बचपन में जो सीखे उससे आपकी मतलब जब आप वही चीज़ें क्वेश्चन करने लगो तो आपकी ग्रोथ वैसे ही होती है। तो वैसे ही कुछ मेरे साथ हुआ। लेकिन कमिंग बैक टू कि मैं बचपन से लेके मेरा इंटरेस्ट वाइल्ड लाइफ में कैसे डेवलप हुआ, जब हम पूना रहने आ गए नागपुर से, तब एक ऑर्गेनाइजेशन है पूना में पगमार्क्स नाम की, जिसके वाइल्ड लाइफ कैंप्स होते थे बच्चों के लिए। तो ऑलरेडी मेरा नॉलेज वाइल्ड लाइफ में इतना ज़्यादा था कि मुझे इंस्ट्रक्टर बनाया गया और ट्रेनिंग के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वाइल्ड लाइफ कैंप्स को हेड करो। तो वो तो आपने लाइव देखा है और आपके साथ मेरी जो दोस्ती है वहीं से शुरुआत हुई है। तो उसके बारे में आप ज़्यादा बता सकते हैं। बिल्कुल। बल्कि हम उस समय पे चूँकि हम गाँव के परिवेश में पले बड़े, तो हमारे लिए जब बाहर से लोग आते थे और हम फर्स्ट टाइम लोगों से रूबरू होते थे ना। हाँ। उस समय मैंने 12वीं पास किया था। तो जब हम लोगों से रूबरू होते हम दिखते थे एक छोटा बच्चा, वो पुणे से लोगों को लेके आता है, स्कूल के ग्रुप की पूरी जिम्मेदारी लेके वो आता है। और आप बिल्कुल पतले पतले मोगली जैसे दिखते थे। तो आप लुक्स लाइक मोगली, तो बहुत फिट होते थे। और वही आपकी एनर्जी जो आपने हमारे अंदर धीरे धीरे फ्लो करी है। और आज बहुत सारे इधर के हमारे क्षेत्र के युवा आपको देख के नेचर गाइड भी हैं, आज पार्क में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहब अगर मैं ये बात करूं, आप मुझे ये बताइएगा कि जो अभी करंट में जो ये सिचुएशन चल रही है कि उत्तराखंड में जो बाघों की गणना के लिए कैमरा ट्रैप लगाए जा रहे हैं या बड़े इस तरीके के यंत्र लगाए जाते हैं, ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, इसमें जो आपकी रिसर्च रही, इस रिसर्च का जो अभी काफ़ी खबरों में चली है, ये इसका क्या कारण है खबरों में चलने का? देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा रिसर्च के बारे में बता दूं। ये जो रिसर्च थी वो मेरे डॉक्टरल प्रोग्राम के, मतलब मेरे डॉक्टरल डिग्री के लिए जो फील्ड वर्क की जाती है उसके टाइम की रिसर्च है ये। तो बेसिकली इस रिसर्च के बदौलत मैं आज डॉक्टर त्रिशान सिमलाई हूँ। क्या?
ये रिसर्च का जो आइडिया था वो काफ़ी साल पहले मेरे मन में आया, जब मैं 2015, 16, 17 के टाइम पे असम में काम कर रहा था। और वहाँ पर मैंने डायरेक्टली जो कंजर्वेशन है और कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या आप कह लो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उनके जो कंजर्वेशन के नेगेटिव जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो वहाँ के स्थानीय लोगों को कैसे अफेक्ट करती है, वो मैंने फ़र्स्ट हैंड देखा था और उसमें पार्टिसिपेट भी किया था। तो उस चक्कर में फिर मुझे रिसर्च की आइडिया आई कि मुझे कुछ इसे चेंज लाने में मेरा वैसे ही ऑब्जेक्टिव चेंज लाना ही था पहले से ही, लेकिन चेंज किसी चीज़ पर भी आपको चेंज लाने के लिए ना उस प्रॉब्लम को डीपली समझना पड़ता है। आप कल उठ के कह नहीं सकते कि मैं ये बदल दूंगा, धरने पे चले जाऊंगा। उसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती है, शोध करना पड़ता है, और इनफ टाइम स्पेंड करने के बाद आप कुछ उस पोजीशन में आ सकते हो जिससे आप चेंज की शुरुआत करो, ना कि चेंज आ गया। मेरा जो रिसर्च था वो बेसिकली इस पर था कि कैमरा ट्रैप्स और ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक आई सिस्टम और एम स्ट्राइप्स एप्लीकेशन करके एक सॉफ्टवेयर आता है जो फॉरेस्ट गार्ड्स और फॉरेस्ट वॉचर्स यूज़ करते हैं। ये आप एक ब्रॉडली इन्हें सर्वेलेंस टेक्नोलॉजीज़ के अंतर्गत क्लासीफाई कर सकते हैं। और लास्ट 10 इयर्स में पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज़ बहुत बढ़ गई हैं और बहुत रिसर्च हो रहा है कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज़, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। और सभी इंटरनेशनल लेवल से बड़े बड़े कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस इसको पुश कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ हो कंजर्वेशन में। अब देखिए क्या होता है, आपका मोटिव तो स्टार्टिंग में कंजर्वेशन के इससे हुआ, लेकिन कंजर्वेशन बहुत अलग अलग चीज़ होती है। कंजर्वेशन वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग भी होती है, और वेजिटेशन मॉनिटरिंग भी होती है, फायर फाइटिंग भी होती है, और एंटी पोचिंग भी होती है। तो जब एंटी पोचिंग के लिए ये टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होने लग गए तो उन्हें एक सर्वेलेंस की कैटेगरी में दे दिया गया, और इस पर एक चर्चा चली। ये मैं कह रहा हूँ आपको 2014-15 की बात, 2014-15 की बात, जब चर्चा जो है ये स्टार्ट हुई। माल्टा करके एक देश है, वहाँ से एक शोध आई। अफ्रीका के कंट्रीज़ में केन्या से, तंजानिया से, साउथ अफ्रीका से शोध आई। मेरे जो पीएचडी के सुपरवाइज़र रहे उन्होंने खुद ने एक पेपर लिखा ड्रोन के ऊपर। तो एक चर्चा शुरू हुई एक इंटरनेशनल स्तर पर। तब जब मैंने उस चर्चा को पढ़ा और उसके मतलब ये शोध के जो रिसर्च पेपर होते हैं वो पढ़े और ख़ुद के एक्सपीरियंस पे रिफ्लेक्ट किया, तो मैंने बताया यार ये तो बहुत बड़ी चीज़ मिस हो गई कि मैंने खुद ने जाकर कितने सारी जगहों पर कैमरा ट्रैप लगाया हुआ है। मैंने तो कभी किसी से परमिशन मांगी नहीं, मतलब गवर्नमेंट ही तो आपको परमिशन देती है, लेकिन गवर्नमेंट ही सिर्फ स्टेक होल्डर नहीं है ना, वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो तो सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं। तो मैंने कभी ये सोचा नहीं कि इस पर हमने रिफ्लेक्ट नहीं किया कि ये जो कैमरा ट्रैप है इसका दुष्प्रभाव क्या हो सकता है लोगों पर। तो वहाँ से ये आइडिया आया, और फिर मैंने कॉर्बेट इसी मोटिव से चुना, क्योंकि मैं आपसे बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ, और कॉर्बेट मैं रिसर्च स्टार्ट होने से पहले सालों से यहाँ आते रहा हूँ, कुछ ना कुछ को करते रह रहा हूँ। आप लोगों के साथ काम किया है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के कोर्सेज़ यहाँ पर कंडक्ट की हैं, ग्रुप्स लेके आया हूँ, ट्रेनिंग करवाई है गाइड्स की। तो इस पूरे लैंडस्केप से मैं बहुत फेमिलियर था। और प्लस कॉर्बेट इंडिया का सबसे फर्स्ट नेशनल पार्क है। मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ ना, ये लोकल मीडिया में या जैसे ब्रॉड स्केल में कॉर्बेट नेशनल पार्क को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बोलते हैं। ये एक्चुअली टेक्निकली रॉन्ग है। कॉर्बेट नेशनल पार्क कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये जिम कॉर्बेट ऐसे ही लग गया है टैग, क्योंकि एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट का निकनेम जिम था। तो एक्चुअली जो टेक्निकली इसका नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और इवन मोर टेक्निकली कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जी हाँ। तो ये मैंने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को इसलिए चुना क्योंकि एक एशिया का सबसे नंबर 1 में फाउंडेड पार्क है, मतलब द फर्स्ट नेशनल पार्क इन एशिया कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है। और इसकी एक लॉन्ग हिस्ट्री रही है, एक लॉन्ग कॉलोनियल हिस्ट्री रही है, ब्रिटिश कॉलोनियल हिस्ट्री रही है। बिल्कुल। एंड बिकॉज ये दिल्ली के इतने पास है, ऑलवेज अटेंशन में रहता है, तो एक कॉर्बेट का सॉर्ट ऑफ ब्रांड है। बट और एक बड़ी चीज़ है कि कॉर्बेट के अंदर 4 डिफरेंट टाइप के सर्वेलेंस टेक्नोलॉजीज़ यूज़ किए जा रहे थे। तो इसी मतलब रीज़न के लिए मैंने कॉर्बेट को चुना। डॉक्टर साहब, मैंने 2-3 आपके आर्टिकल पढ़े हैं जो
यूके, यहाँ तक मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जो पाकिस्तान के समाचार पत्रों में है, तो वहाँ पे जो मीडिया है उसने इस पूरी खबर को एक रिसर्च के तौर पे लिया है और उसको इम्प्लीमेंटेशन पॉजिटिव वे में कर रहे हैं। यहाँ पे उत्तराखंड के जो क्षेत्रीय अखबार हैं या जो भी पत्रकारिता कर रहे हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि ये उत्तराखंड के लिए एक शेम है, कॉर्बेट की इससे मानहानि हो रही है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? आपका बहुत अच्छा सवाल है नवीन जी। देखिए, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स ने भी एक्चुअली इसे थोड़ा सेंसेशनलाइज किया है। ये सिर्फ लोकल न्यूज़पेपर्स का काम नहीं है। देखिए, जब कोई रिसर्च होती है जिसका बहुत इम्पैक्ट हो सकता है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज जो है वो एक प्रेस में एक नोटिफिकेशन जारी करती है कि ऐसा रिसर्च है जिसका इम्पैक्ट है। तो इसीलिए इंटरनेशनल प्रेस ने इतना कवर किया, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की स्टडी है, इसीलिए। अभी जो इंटरनेशनल प्रेस ने कवर किया वो एग्जैक्टली उसका एक ट्विस्ट देके नेशनल न्यूज़पेपर्स ने कवर किया। ये जो जितने इंटरनेशनल प्रेस थे उन्होंने एक्चुअली मेनी टाइम्स मुझे फ़ोन करके चीज़ें क्रॉस चेक भी की, तो उनके जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने अच्छा काम वैसे किया हुआ है, लेकिन लोकल स्तर पे बहुत सारा मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिसकोट्स हुए हैं। तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि क्या मेरा एक्चुअली रिसर्च किस पर था और ये क्यों इतना बड़ा मामला बना, और क्यों ये एक्चुअली शेम की बात नहीं है, एक्चुअली इससे बहुत बड़ी सीख की बात है। तो मेरा रिसर्च ये था कि जैसे मैंने पहले बताया कि कैमरा ट्रैप्स, ड्रोन्स और अदर सर्विलेंस टेक्नोलॉजीज़ का स्थानीय लोगों पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो मेरी रिसर्च में एक पहलू था मेरे रिसर्च का जिसमें ऐसा पता लगा, और ये मैंने वैसे पहले से प्लान नहीं किया था कि ये उसका हो सकता है। हम जिस टाइप की रिसर्च करते हैं उसे क्वालिटेटिव एथनोग्राफी बोलते हैं। उसमें ना एक लॉन्ग पीरियड, एक बड़ा लंबा समय आपको एक जगह एक ही स्तर पर बिताना पड़ता है, और वहाँ के लोकल मूवमेंट्स, लोकल पॉलिटिक्स में आपको शामिल होना पड़ता है। मतलब वहाँ की जो एवरीडे सोशल रियलिटी है उसमें आपको शामिल होना पड़ता है। इसी दौरान आपको तो पता ही है क्योंकि मैं यहीं आपके आसपास ही था। जी हाँ। तो उसी दौरान फिर जब मैंने इंटरव्यू स्टार्ट किए, मुझे एक तो पहले नोटिस मैंने किया कि जंगल सबसे ज़्यादा महिलाएं जाती हैं। तो जब मैं पुरुषों का इंटरव्यू करता था जंगलों के बारे में, तो जंगल बोलते हम तो नहीं जाते, महिलाएं जाती हैं। वैसे पुरुष भी जाते हैं जंगल, लेकिन कम जाते हैं कंपेयर टू महिलाएं, तो बहुत कम जाती हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल तो सही है। फिर मैंने धीरे धीरे करके महिलाओं से बातें करना शुरू किया। अब देखिए, ऐसा है कि कोई भी महिला आपको इमीडिएटली ऐसे कुछ ये सब चीज़ें नहीं बताएगी। बिल्कुल। तो इससे आपको ट्रस्ट बिल्डिंग करना पड़ता है। तो ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए पहले आप अपने जो जानने वाले लोग हैं, आपके आसपास के लोग, आप पहले उनके घर में जो महिलाएं हैं उनसे शुरू करते हैं। बिल्कुल। आप उनके घर जाते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं। पहले ही आप अपने रिसर्च के बारे में बात नहीं करते हैं, आप चाय पीते हैं, घर जाते हैं, हाल खबर लेते हैं। कभी कभी तो मैं जागर पे भी गया हूँ। शादी हुई है गाँव में, गाँव की शादी में भी मैंने पार्ट लिया है। तो इसी प्रकार ना आप नोटिस होते हैं, और आपको फिर कोई ऐसा बाहर वाला तो हम हैं ही, लेकिन इमीडिएटली ऐसा कोई ये तो कौन है, सडनली क्या पूछ रहा है, वैसा एटीट्यूड नहीं होता है। और ख़ास तौर पर जब महिलाओं से बात करने का मुद्दा हो। बिल्कुल। तो उसी प्रकार से मैं फिर महिलाओं से बात करने लगा बहुत सारे अलग अलग गाँव में, और मेरे रिसर्च ने ये बताया कि जो कैमरा ट्रैप्स फॉरेस्ट में लगते हैं वो तो क्लियरली एनिमल मॉनिटरिंग के लिए ही लगाए जाते हैं। वो टाइगर्स के फोटोग्राफ्स के लिए ही लगाए जाते हैं। बिल्कुल, सेंसस के तौर पर लगते हैं। ये मीडिया में ये रिपोर्ट हो रही थी कि ये कॉर्बेट एडमिनिस्ट्रेशन कैमरा ट्रैप्स निगरानी के लिए ही लगाया जा रहा है, और सिर्फ महिलाओं की निगरानी के लिए। लेकिन ये गलत है। ये मैंने मेरे एक्चुअली रिसर्च पेपर में कहीं कहा ही नहीं है। मेरे रिसर्च पेपर में मैंने ये कहा है कि ये कैमरा ट्रैप्स और ड्रोन्स वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग और कंजर्वेशन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन उसका एक दुष्प्रभाव है, वो मैंने रिवील किया हुआ है। तो जो मैंने रिवील किया कि देखिए, महिलाओं के लिए जंगल जो है वो सिर्फ जलौनी लकड़ी या घास लाने का स्पेस नहीं है, उसके अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं उस स्पेस के। अब पूरा उत्तराखंडी पर्टिकुलरली यहाँ का जो सोसाइटी है, समाज है, बहुत ही मतलब एक पेट्रियाकल सोसाइटी है। बिल्कुल। पितृ क्या बोलते हैं, पितृ ऐसे मतलब बिल्कुल डोमिनेंट यहाँ पर जो है वो पुरुषों का डोमिनेंस है बिल्कुल इन एवरीडे डिसीजंस, और कंजर्वेटिव भी है सोसाइटी। तो और प्लस जो पुरुष हैं उनके लिए तो गांव का एक स्पेस है, मतलब वो
वो एक जगह बैठ के दोस्त यारों के साथ दारू पी सकते हैं, अपनी दुख सुख की बातें कर सकते हैं, है ना। लेकिन महिलाओं का ऐसा कुछ करना सही नहीं माना जाता, मतलब महिलाओं को वो स्पेस ही नहीं है करने के लिए। और इसकी मतलब ये क्या अभी की बात नहीं है, ये सालों से होते आ रही बात है कि महिलाएं जो हैं वो जंगल को एक्चुअली अपना मायका मानती हैं। वो जंगल जाती हैं जलौनी लकड़ी और घास लेने, लेकिन उसी टाइम पे एक दूसरे से, अपनी सहेलियों से बातें करती हैं, दुख सुख की बात करते हैं, रोती हैं, गाती हैं, और ऐसी चीज़ें वहाँ पर बयां होती हैं जो गांव में करना वो मुश्किल है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारी जितनी भी आज की डेट में जो भी हमारे मॉडर्न कहो या हमारे पाश्चात्य जो संगीत रहा है, संस्कृति रही है, उसमें हमेशा जंगल का जिक्र रहा है और जंगल में फिल्माए गए हैं। आप अभी के भी जो करंट के भी जो हमारे गाने चल रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, नए आज की बात कर रहा हूँ मैं, युवाओं के टाइम की, वो भी जंगलों से रिलेटेड है, घास काटने से रिलेटेड है, जंगल में जीवन जीने से रिलेटेड है। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक उनका स्पेस है जंगल। तो उस स्पेस को जब उस स्पेस में कैमराज लगते हैं तब महिलाओं से नहीं पूछा जाता कि हम कैमराज यहाँ पर लगा रहे हैं, या उनकी सहमति नहीं ली जाती। ना उन्हें बताया जाता है कि ये कैमरा कर क्या रहा है एक्चुअली, क्या सिर्फ ये फ़ोटो खींच रहा है या वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है या साउंड रिकॉर्ड कर रहा है, क्या एक्चुअली कर रहा है कैमरा। उनको अगर पता चलता है तो ऐसे ही, मतलब कोई दूसरे ऐसे सोर्स से किसी ने कुछ बता दिया, ऐसे वैसे पता चलता है। ऐसा कोई ना फोरम बना है, ना एक ये प्रैक्टिस है कि गांव में जाकर महिलाओं का मीटिंग बुलाकर उन्हें बताएं कि ये एक्चुअली कैमरा ट्रैप करता क्या है, और अगर उसमें आपकी फ़ोटो आती है तो उस फ़ोटो का होता क्या है। ये एक जो प्रोसेस है, इसे हम अब जैसे वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ में देख लें, इसे फ्री प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट कहते हैं। कि वो सिर्फ सहमति नहीं है, वो इन्फॉर्म्ड सहमति है कि उन्हें पूरा बताया जाए स्टार्ट टू लेकर फिनिश तक कि वो कैमरास का एक्चुअली क्या मैंडेट है, क्या मोटिव है, और अगर आप उसमें फ़ोटोज़ आ रही हैं तो उस फोटोज़ का क्या हो रहा है। ये जो है वो कम्प्लीटली मिसिंग है। तो बिकॉज कैमराज, क्योंकि कैमराज जंगल में हैं, महिलाओं का जो फॉरेस्ट का एक्सपीरियंस है वो बदल रहा है। जैसे कई महिलाओं ने मुझे बताया कि हम जब जंगल जाते हैं, जब जंगल जाने की फ़र्स्ट प्रक्रिया क्या होती है, महिलाएं 4 का ग्रुप बनाकर जंगल की ओर निकल गई। जैसे ही जंगल में उन्होंने पाँव रखे, हाट हूट करके वो आवाज़ें निकालती हैं या गाने गाने लगती है, ज़ोर ज़ोर से गाना गाने लगती है। और यह अपने डेली के जो उनके अनुभव हैं उनको वो बयां करने लगती है। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ प्रोसेस, जैसे अच्छा। जब जा रहे हैं जंगल, वो ये आवाज़ करती हैं, क्योंकि क्या है, जंगल में टाइगर है, हाथी है, तो उनको ऑलरेडी महिलाएं बता रही हैं कि हम आ रहे हैं जंगल, या हम इसमें यहाँ पर ये करने हैं, तो आप भाग, मतलब टाइगर एलिफेंट फिर भाग जाते हैं ना, क्योंकि इतना नॉइज़ हो तो भाग जाते हैं। बेसिकली वाइल्ड एनिमल्स को ये एक प्रायर वार्निंग देने जैसा प्रैक्टिस है जो महिलाएं करती हैं। फिर महिलाएं जब जंगल जाकर लकड़ी वकड़ी उनका काम वाम शुरू करती हैं, फिर वो बात करने लगती हैं छोटे ग्रुप्स में। अब कैमरा ट्रैप्स की वजह से महिलाओं को डर लगने लगता है, क्योंकि ऑलरेडी जंगल जाने में इतनी रोक टकाव है। वो तो आप ज़्यादा कह सकेंगे क्योंकि आप यहाँ पर रहते हो और आपने खुद फील किया है उसे। और ऊपर से फिर अंदर कैमरा लगे हैं, तो जो महिलाएं जो बातें, जो सेंसिटिव बातें हैं, वो करने से डरती हैं या करती ही नहीं हैं। गाना जब महिलाएं गाती हैं जंगल में, वो गाना फिर नहीं गा रही हैं। तो जो महिलाएं हैं, उनका एक्सपीरियंस ऑफ द फॉरेस्ट चेंज हो रहा है इन कैमरा ट्रैप्स की वजह से। अब उनके फ़ोटोज़ भी खींचे जा रही हैं। बिल्कुल। तो उन्हें पता नहीं है कि फ़ोटोज़ का क्या होता है फाइनली। तो और ये जो महिलाएं जो जंगल एक्सपीरियंस करती हैं ना, वो ऐसा नहीं कि सभी महिलाएं एक ही समान एक्सपीरियंस कर रही हैं कैमरा ट्रैप्स की वजह से। जो कैमरा ट्रैप्स के दुष्प्रभाव हैं वो एक ओवरऑल सेम नहीं है जो महिलाएं हैं। जैसे जो पहाड़ी महिलाएं हैं जो इस उत्तराखंड के इस क्षेत्र में डोमिनेंट हैं, उनका कैमरा ट्रैप से उनको आपत्ति है, लेकिन वो ऐसी आपत्ति नहीं है जैसे एक वन गुज्जर महिला या बक्सा महिला की हो, या ऐसे गांव की महिलाएं पर हो जो वन ग्राम है, और उन वन ग्रामों में बहुत रोक टकाव होती है, और प्लस वहाँ की सब महिलाएं शेड्यूल कास्ट हैं। तो उनका जो एक्सपीरियंस है कैमरा ट्रैप से, वो पहाड़ी महिलाओं से थोड़ा अलग है,
क्योंकि वो ज़्यादा डरती हैं, वो ज़्यादा अपने आप को सेंसर करती हैं। वहाँ पे वन के अलग कानून काम कर रहा है। हाँ, और जो पहाड़ी महिलाएं हैं वो कभी कभी कैमरा ट्रैप से इतनी वाकिफ़ हो जाती हैं कि उनको लगता है कि उन्हें कोई देख रहा है देहरादून में। तो कोई महिलाएं ने तो मेरे को ऐसा बताया कि मैं कैमरा ट्रैप के सामने जाकर हंसती हूँ, खेलती हूँ, डांस भी करती हूँ, गाना भी गाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे कोई देहरादून में देख रहा होगा और मुझे इंडियन आइडल में बुला लेगा। तो उसके ऐसे प्रभाव भी सही बात है। एक महिला ने तो मुझे ये बताया कि उसका पति उसको दारू पी के बहुत मारता था। ओहो। तो और उसके घर के पीछे थोड़ी ज़्यादा इसमें एक नाला बह रहा है ना, नॉर्मली कैमरा ट्रैप्स नालों में लगाए जाते हैं, ड्राई नालों में, क्योंकि देयर वेरी गुड मूवमेंट पाथ्स फॉर टाइगर एलिफेंट। तो वो उस नाले की तरफ भाग जाती थी कि वो अपने पति को ट्रैप कर पाए उसे मारते हुए। ओहो। तो देखिए वो कैसे एक टेक्नोलॉजी को अपने फ़ायदे के लिए भी यूज़ कर रही थी। तो उसका ये प्रभाव भी है। लेकिन जनरली जो है ये एक सिंगल इंसिडेंसेस हैं, लेकिन जनरली ओवरऑल जो इसका ये शोध में मेरे आया है कि ये वुमेन का जो एक्सपीरियंस है वो जंगल का और उनका जो स्पेस है उस पर मतलब उनका वो क्या कहते हैं उसमें उनको डिसएडवांटेज है उसका, और वो उसे एक उनके राइट्स पर अटैक समझती है। डॉक्टर साहब, उत्तराखंड के केस में कहूँ या मैं भारत में बात करूँ तो एक तो हमने सुना है कि वन अधिनियम 1927 लागू है, उसके बाद फॉरेस्ट राइट एक्ट 2005-6 लागू है, एक उसके बाद जैव विविधता अधिनियम लागू है। तो 3 अधिनियमों का एक तो कॉकटेल ये है, और दूसरा जैसे उत्तराखंड में 70% जो है वो वन क्षेत्र है, और इसमें बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, कॉन्जर्वेशन रिजर्व हैं। तो क्या इनका जो एरिया है जिसको हम बफर जोन कहते हैं, क्योंकि किसी भी नेशनल पार्क में ऐसा तो नहीं है कि उसकी बाउंड्री के अंदर कोई जाएगा ही नहीं, बफर जोन बनाए गए हैं जहाँ तक हम लोगों के अधिकार भी हैं। मैं लकड़ी लाना चाहता हूँ जलौनी की, मैं घास लाना चाहता हूँ। क्या जिस तरीके का कॉकटेल हमारे अधिनियमों में है, ऐसे ही कॉकटेल आपको नहीं लगता कि हमारी बाउंड्रीज के साथ भी है? कोई ऐसा तो है ही नहीं कि साहब यहाँ से आगे गांव का जाना नहीं है, आगे नहीं जा सकते। ये तो एक रोमर सा लगता है। आपको क्या लगता है इसमें, ये बात जो मैं समझ पा रहा हूँ, क्या ये हकीकत है? बिल्कुल हकीकत है। ये जो कॉकटेल आपने बताया, इसका जो इतना डेंजरस कॉकटेल है ये कि गांव वालों की बात तो छोड़ो, बड़े बड़े सीनियर साइंटिस्ट एंड ऑफिशियल्स को की समझ के बाहर है। मतलब तो इसे क्या है ना, ये मतलब वो बहुत रिड्यूस कर देते हैं, और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो तो अपनी जो उनके जो नियम हैं उनके आधारित पर चलता है। जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हो गया। अब फॉरेस्ट राइट्स एक्ट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर, समाज कल्याण विभाग। अब फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि इस देश की काफ़ी बदनसीबी है कि इतने एक डेमोक्रेटिक और पावरफुल लॉ को उन्होंने ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं करा पाए। अब जो इंडिया के ट्राइबल एरियाज़ हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जो सेंट्रल इंडिया के ट्राइबल एरियाज़ हैं, वहाँ पर इस एक्ट का बेखूबी इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। हाँ, हमने भी सुना है कि कई राज्य हैं जहाँ झारखंड के बारे में काफ़ी अच्छे लोगों के रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो उससे आर्थिकी से कनेक्ट कर रहे हैं और वहाँ पे वन अपराध कम हो रहे हैं। बिल्कुल। और लेकिन उत्तराखंड में इसका इम्प्लीमेंटेशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। अभी रिसेंटली 2 साल पहले वन गुजरों को फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंडर CFR, जो कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स बोलते हैं, वो बुग्याल उत्तरकाशी में मिले। तो ये एक अच्छी खबर है। लेकिन जनरली जो है वो उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही ख़राब है, या आप कह सकते हो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसके बहुत अगेंस्ट है, और जो ऑर्गेनाइजेशंस FRA इम्प्लीमेंटेशन कराना चाहती है उनको उतना सपोर्ट नहीं मिलता। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट है उनको अपना कंट्रोल फॉरेस्ट का दमाए रखना है बेसिकली, बिकॉज फॉरेस्ट आर वेरी क्रूशल टू उत्तराखंड, नॉट जस्ट इकोलॉजिकली, मतलब उसका पर्यावरण का ही कंट्रोल या पर्यावरण के हिसाब से ही फॉरेस्ट का इतना वैल्यू नहीं, बट उसका एक मनी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ टूरिज्म, कॉर्बेट, ऑल जो अलग अलग टाइगर रिजर्व सेंचुरीज है, इसे बहुत रेवेन्यू मिलता है। और अगर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स दिए जाए तो वो जो सोर्स है उनका वो जेपर्डाइज हो जाता है।
तो इसीलिए आई थिंक गवर्नमेंट का इसमें बहुत बेसिकली जो होना चाहिए था वो हो नहीं रहा है। लेकिन आपका जो क्वेश्चन था कि इससे क्या कन्फ्यूजन होता है, इससे ऑब्वियसली कन्फ्यूजन होगा। लोगों को पता नहीं है कि कोर कहाँ से स्टार्ट है, कौन सा बफर है, कहाँ पर एक्चुअली जाना है, कहाँ पर एक्चुअली नहीं जाना है। कभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहता है कि यहाँ पर तुम जा सकते हो, वॉकिंग ट्रेल कर सकते हो, बर्ड वॉचिंग कर सकते हो, 6 दिन बाद कहेगा नहीं अब बंद। बिल्कुल, ये तो आपके साथ भी हुआ है। बिल्कुल, ये तो हो ही रहा है। डॉक्टर साहब, मुझे एक चिंता और भी है, क्योंकि हम आए वर्षों में सुनते हैं कि वनाग्नि के खतरे इतने बढ़ गए हैं। इस बार तो हमारे जो ग्रीन वर्कर है उनकी जान भी चली गई है, जिन्हें मतलब अनलकीली ये सब हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो जंगल और जो स्थानीय लोग हैं उनके बीच जो कनेक्ट था वो कनेक्ट कम हो रहा है। आपको लगता है कि ये कनेक्ट कम हो रहा है, और ये क्यों हो रहा है आपके हिसाब से? बिल्कुल, देखिए इसे मतलब ऐसे अगेन जैसे मैंने आपको हमारे वार्तालाप के एकदम पहले कहा कि एक कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ की अंडरस्टैंडिंग ऐसे 4 दिन 5 दिन में नहीं होती, उसको लंबा बरसा बिताना पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन काफ़ी रिसर्च हुई है उत्तराखंड में, और कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया उत्तराखंड में अभी भी यहाँ के जो लोग हैं और उनका नेचर से अभी भी काफ़ी कनेक्ट है। बिल्कुल, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बिल्कुल। तो लेकिन वो जो कनेक्ट है, मैं कह रहा हूँ वो कनेक्ट तो है, लेकिन वो कनेक्ट तोड़ने में ये जो लॉज हैं या कंजर्वेशन का ये मॉडल है वो काफ़ी डेकेड से जुड़ा हुआ है कि हम ये कनेक्ट कैसे तोड़ें। क्योंकि और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उत्तराखंड में बहुत टाइम लग गया इन्हें कनेक्ट तोड़ने में, क्योंकि वो कनेक्ट बहुत आपका बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल। तो कनेक्ट ये कैसे तोड़ते हैं? कनेक्ट ऐसे ही तोड़ते हैं जैसे मतलब इसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में टेरिटोरियलाइजेशन बोलते हैं। जो नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज़ हैं या कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपना जो होल्ड है ऑफ फॉरेस्ट वो लोकल से ज़्यादा कायम करें हर लेवल पे। तो उसके लिए मुहिम होती है बहुत सारी। अब जंगल पहले लोग इतने जाते थे, अभी धीरे धीरे लोगों के राइट्स कम हो गए हैं, क्योंकि टाइगर कंजर्वेशन हाईलाइट बहुत है पहले से ही इंडिया में, और जहाँ पर भी टाइगर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है वहाँ पर आप समझ लो लोगों के राइट्स कम होने लग जाते हैं। राइट। तो इसका चक्कर ये है बेसिकली। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे को एक क्यूरियोसिटी जाग रही है, तो मैं पूछ ही लेता हूँ आपसे। चूँकि अभी वन कानून भी सख्त हो रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मांगें भी हैं कि संरक्षण को बढ़ाया जाए। हम देख रहे हैं कि पर्यावरण में बहुत ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है। पर ये संपूर्णतः उत्तराखंड के लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, जब हमारे पास 70% फॉरेस्ट है। लोगों की ये भावना है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टाइगर्स बढ़ रहे हैं, यानी मैं कहूँगा कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ रहा है। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने के केवल यही कारण नहीं कहूँगा मैं कि केवल वन्यजीव ही बढ़ रहे हैं, हालांकि खेती बाड़ी भी सिकुड़ रही है, हम भी थोड़ा अपने इंटरेस्ट से नहीं कर रहे हैं खेती बाड़ी। पर अगर वन्यजीव बढ़ रहे हैं, जैसे पहले हम गांव के लोगों को ओपन ग्रेजिंग अलाउड था, हम जाते थे और हमारे भी क्लेम होता था काफ़ी अंदर तक, तो जंगली जानवर कम आता था, और आता था तो इंटरेक्शन का लेवल बिल्कुल डिफरेंट होता था कि हम जब गाय भैंसों के साथ जाते थे तो हम हल्ला वल्ला करते थे, तो उनको लगता था कि हमें भगाते हैं। लेकिन आज डॉक्टर साहब, इन द नेम ऑफ इको टूरिज्म जो इसका रीपैकिंग किया जा रहा है, उससे मैं समझता हूँ कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे ग्रामीणों की आवाजाही तो कम हो गई है, लेकिन एक इको टूरिज्म के नाम पर जो सफारी टूरिज्म चलाया जा रहा है, चाहे वो नेशनल पार्क के अंदर हो, अब तो नेशनल पार्क से ज़्यादा बाहर पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे मेरा मानना है कि जो वन्यजीव हैं उनके आवास और ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। क्या रोजगार को अगर मुद्दा माने, रोजगार है, क्या केवल 2 ही चीज़ों से क्या एक ही चीज़ से क्या हम इसको वर्कआउट कर सकते हैं? और इसका जो अगर मैं कहूँ कि जो ये वन्यजीवों के आचार विचार व्यवहार बदल रहे हैं, क्या ये संभावना है ऐसे बदलेंगे? अगेन आपने बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए एक ही साथ में, तो मैं सबका एक ही इसमें आंसर ओवरऑल देने की कोशिश करूँगा। देखिए, मानव वन्यजीव का जो ये संघर्ष जी है, अगेन ये हिस्टोरिकल है, हरदम होते आया है, लेकिन अभी ये एकदम देयर इज एक अलग लेवल पे चला गया है। और इसकी भी एक हिस्ट्री है। जैसे मैं आपको अगर क्यारी का ही एग्जांपल दे दूँ, आप जो उससे वाकिफ़ ही हैं, पहले गांव की महिलाएं जंगल जाती थी, सब जंगल जाते थे, आप भी जंगल जाते थे, तब टाइगर भी कम थे, इतने टाइगर तो दिखते नहीं थे। बिल्कुल।
आपके हक हकूक थे, और जनरली जो हर्बीवोर का पॉपुलेशन है वो कम था। या आप कह सकते हो कि वो मनुष्य से डरते थे बहुत, क्योंकि मनुष्य का जंगल जाना आना नॉर्मल था, और मतलब उनको एक थोड़ा उनको लगता था कि एक डोमिनेंट स्पीशीज़ है यहाँ पर, तो इन चीज़ों से डर के रहना है। अब जैसे पहले खेतों में तो जंगल हरदम, खेतों में तो जानवर हरदम आते हैं, लेकिन पहले जब वो आते थे उनको थोड़ा डराने से वो भाग जाते थे। बिल्कुल। अभी वो डरते भी नहीं है, और एकदम खेतों के बीचों बीच जड़ाओ जो सांबर है या स्पॉटेड डियर है वो एकदम बैठकर खाना खा रहे हैं। उस दिन की बात ले लो, 2 दिन पहले एक रीसस मकैक जो बंदर है वो तो कैंप हॉर्नबिल में ऐसे चल रहा था जैसे नाइट वॉक कर रहा है। तो इनका देखिए आप, देयर इज़ एक इंडिकेशन तो है कि इनका ये बहुत हैबिचुअल हो गए हैं। अब इसका जो फाइनली बात आती है टाइगर पर, और क्यों इतने अटैक्स बढ़ गए हैं, क्यों इतना ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है, देयर इज़ नो डाउट कि टाइगर पॉपुलेशन बढ़ गए हैं, ठीक है। अब जब टाइगर पॉपुलेशन बढ़ते हैं, टाइगर की पॉपुलेशन, टाइगर्स को बेसिकली 2-3 चीज़ बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं उसके लिए। एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ उसका खाना, उसका प्रे जो होता है, डियर, सांबर, वाइल्ड बोर जो भी है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी होना चाहिए, और जंगल होना चाहिए अच्छा खासा, और टाइगर्स थ्राइव करते हैं, हर जगह से एग्जाम्पल है। तो वैसे ही कॉर्बेट में टाइगर्स ने थ्राइव किया है, और जब टाइगर पॉपुलेशन बढ़ जाती है जो यंग मेल्स होते हैं ना, उनको उनके टेरिटरी से दूर किया जाता है। तो जितने आप देखोगे अभी टाइगर पॉपुलेशन, टाइगर कॉर्बेट का कहते हैं 275 to 300 कुछ है, तो उसमें जितने मेल्स हैं, जो एडल्ट मेल्स हैं, वो जो यंगर मेल्स हैं उनको बाहर की तरफ या पुश करते हैं इधर उधर। काफ़ी टाइगर्स तो, मतलब हम जो टाइगर साइंस सीखते थे वो तो अभी इस प्रकार का हो गया है कि बहुत इररेलेवेंट हो गया है अभी, क्योंकि अभी सब जो वेरिएबल्स हैं वो चेंज हो गए हैं। जब 20 साल पहले की जो टाइगर साइंस हम पढ़ते थे, हमको सिखाया जाता था कि एक मेल टाइगर का जो होम रेंज है वो 50 to 70 या 50 to 100 स्क्वायर किलोमीटर्स होता है, और उसमें 3 से 4 फीमेल होती हैं। अभी तो यहाँ पे 10-10, 15-15 स्क्वायर किलोमीटर्स में 3-3 डोमिनेंट मेल्स हैं, उसी के अंदर 2-2 फीमेल्स हैं। तो ये जो है वो कॉन्टेक्सचुअल है, पार्क हिसाब से के ऊपर है, लेकिन इसका एक मतलब बहुत ही बायोलॉजिकली बहुत सारे चेंजेस हैं, इकोलॉजिकली भी। तो उसी वजह से टाइगर्स बढ़ गए हैं, और टाइगर्स भी बहुत जल्दी सीखते हैं। तो आप देखोगे कि अटैक्स जो है वो भी काफ़ी अटैक्स जो कॉर्बेट के आसपास हुए वो कैलकुलेटिव अटैक्स हुए हैं, और डेलिब्रेट अटैक्स हुए हैं। कुछ तो कोई तो एक्सीडेंटल है, लेकिन कोई तो डेलिब्रेट है। तो इसमें हमें बेसिकली ये भी एक मैटर है रिसर्च का कि इसका क्या किया जा सकता है। अब इसमें तो बेसिकली मेरे हिसाब से जो मेरे एक्सपीरियंस है यहाँ का भी और इंटरनेशनल कंजर्वेशन का भी, इसमें जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है इंडिया को, उनको इसमें सोचना पड़ेगा कि हम एक लैंडस्केप में फाइनली कितने टाइगर्स रख सकते हैं। तो हर लैंडस्केप का एक अलग एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा, और वहाँ के टाइगर्स को निकाल कर, कुछ टाइगर्स को निकाल कर, तो कि कैरिंग कैपेसिटी, मतलब जो टाइगर डेंसिटी है वो कम हो सके, वो उन्हें वहाँ से हमें ट्रांसलोकेट वर्ड यूज़ करते हैं। ट्रांसलोकेट ऐसे जगह करें जहाँ टाइगर पॉपुलेशन बहुत कम है, और दूर, जैसे आंध्र प्रदेश के टाइगर रिजर्व्स हो गए, महाराष्ट्र के ईस्टर्न एरियाज़ में जो टाइगर रिजर्व्स हैं वहाँ हो गए, या झारखंड में हो गए, या बिहार में हो गए, या पीलीभीत जैसे, जो पीलीभीत में भी बहुत प्रॉब्लम है। बट जहाँ पर टाइगर्स कम है, जो और प्लस लार्ज लैंडस्केप्स हैं जहाँ पे टाइगर का इकोलॉजिकली अभी भी प्री इनफ है, वहाँ पे ट्रांसलोकेट करें, और बेसिकली जो डेंसिटी है टाइगर्स की वो कम करें, तो ऑटोमेटिकली आई थिंक कॉन्फ्लिक्ट जो स्पेशली टाइगर के साथ है वो कम हो जाएगा। ओके डॉक्टर साहब, ये तो आपका रिसर्च का था, इस रिसर्च ने काफ़ी अटेंशन भी लिया है, हम लोग को भी थोड़ी खुशी है, एक जनमानस में खुशी है कि ग्रामीण अंचल की बात को किसी प्लेटफॉर्म पे लिखा जा रहा है या उसकी चर्चाएं हो रही हैं। इसी क्रम में मैं जो हमारे युवा हैं उत्तराखंड के, चूँकि हम चाहते हैं कि हमारी स्टेट भी ऐसे युवा पैदा करे, तो आप हमारे जो यंग हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं अभी, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या ये जो फील्ड है कंजर्वेशन का, क्योंकि हमारे पास जैसे हमने बताया कि 70% वन क्षेत्र है, और ऐसे ही बहुत सारे टाइगर रिजर्व हो रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं हमारे पास, बर्ड्स की अच्छी पॉपुलेशन है। तो इसमें अगर मैं कहूँ कि क्या आप हमारे जो यूथ हैं जो इससे शिक्षा ले सकते हैं, आपने जो आपका पूरा करियर रहा है,
क्या इसमें संभावनाएं हैं आगे चल के? देखिए, इसके बहुत सारे पहलू हैं और मेरे हिसाब से तो कंजर्वेशन एक ऐसी फील्ड है जिससे आपका घर नहीं चलेगा। ओके। मतलब स्पेशली अगर आप ऑलरेडी एक वेल्दी बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, ओके। या आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा। तो मतलब मेरे हिसाब से तो देखिए, कंजर्वेशन तो आप एवरीडे एनीवे कर ही रहे हैं, जो लोकल यूथ है यहाँ के जी। तो यहाँ पर रहते हैं वो कंजर्वेशनिस्ट हैं। लेकिन आपको इस प्रकार इससे सोचना चाहिए कि आपके पास एक नेचुरल वेल्थ इतना है। यहाँ पर मैंने इतने साल मुझे काम मैंने किया है, मैंने एक नोटिस किया है कि पहाड़ी लोगों में थोड़ा डर रहता है नई चीज़ करने में। रिस्क टेकिंग उनका फैक्टर नहीं है। तो जी ज़रूर, सही कह रहे हैं आप। तो मैं तो ये पुश कर सकता हूँ लोगों को कहने के लिए कि अपना कुछ करने का सोचो। या आपने जैसे पहले इंटरव्यू के टाइम पे मुझे पूछा कि बोला आपने कि इतने सारे यहाँ पे हमारे लोकल यूथ हैं जो इंस्पायर होके गाइड्स बने, इंस्ट्रक्टर्स बने। राइट। तो आप भी वैसे कर सकते हो। सब लोग, मैं मतलब ये कहना चाहूँगा कि आपके पास इतना वेल्थ है, आप थोड़ा बर्ड्स के बारे में आप अगर सीख लो या वाइल्ड लाइफ के बारे में थोड़ा सीख लो तो, और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल तो सबके पास जियो धन है। बिल्कुल। आप सफारी खोलिए या वो गूगल क्रोम खोलिए और आप कुछ भी टाइप करेंगे तो आपको उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो एक बेसिकली एक मोटिवेशन जो आपको जो वो एक पुश है वो आपको खुद से लाना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। और आप एक बर्ड वॉचिंग में कुछ कर सकते हैं, आप एडवेंचर स्पोर्ट्स में कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि आप सिर्फ उसी में कंसंट्रेट ना करिए। आप पढ़िए, पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है आई थिंक। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप कर सके तो आप घूमिए, ट्रैवल करें। ओके। जो चीज़ें आपको ट्रैवल सिखाती है, जिस तरीके से आपका ब्रेन ट्रैवल ओपन कराता है, राइट, वो किताबें कभी नहीं करा पाएंगी। बिल्कुल। तो आपको अपने लोकल स्तर से निकलने की ज़रूरत है और इधर उधर जाने की ज़रूरत है। स्ट्रगल तो उसमें होगा ही, लेकिन अगर आप थोड़ा जुटाएं और सपोर्ट लेके शुरू करें कुछ, तो मामला अच्छा भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, अगर मैं हायर एजुकेशन की बात करूं, जैसे आपने कैम्ब्रिज में पढ़ा, हमारे इन इलाकों में थोड़ा बहुत हायर एजुकेशन की भी अवेयरनेस कम है, तो आप लोग कैसे बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए? इसके लिए क्या स्किल चाहिए होता है? या आप मतलब पैदाइशी बहुत तेज हैं दिमाग से, या आपका एक्सपोजर इतना ज़्यादा हो जाता है, आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलती है? इसके बारे में जो भी आप क्रिस्प बताना चाहें। देखिए, पैदाइशी तो कोई इंटेलिजेंट से पैदा नहीं होता, लेकिन देखिए इसमें आपका जो बैकग्राउंड है वो बहुत मैटर करता है। राइट। मतलब मैं काफ़ी प्रिविलेज्ड रहा हूँ और मैं काफ़ी लकी रहा हूँ कि मुझे हर उस इम्पॉर्टेंट स्तर पर मेरे ग्रोइंग जर्नी के वैसा सपोर्ट और वैसा एक्सपोजर मिला कि मैं वो ड्रीम कर पाया। राइट। ये कहना बहुत ही गलत होगा कि सिर्फ मेरा मेरिट था या मैंने मेहनत की। मेरा जो प्रिविलेज है वो और मेरा जो मतलब कास्ट प्रिविलेज है, क्लास प्रिविलेज है, और इकोनॉमिक प्रिविलेज है, और सोशल कैपिटल का जो प्रिविलेज है, इतने सारे प्रिविलेजेस हैं, इसीलिए मैं वो ड्रीम कर पाया। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं है तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज नहीं जा सकते। कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड में ऐसे पढ़ने वाले बच्चे हैं जो एकदम लैंडलेस या एकदम गरीब से गरीब परिवार से भी आते हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्टडी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब 12th स्टैंडर्ड करना, फिर कहीं कॉलेज के लिए बाहर जाना। देखिए, अगेन बात आती है उसी पर। उत्तराखंड का जो मैंने एजुकेशन सिस्टम ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स क्या है, जब 10 ईयर से देखा है, आई थिंक बहुत ही ख़राब है। देहरादून इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पर आपका थोड़े कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन मोस्टली लोग हैं वो दिल्ली चले जाते हैं पढ़ने के लिए। हाँ, यहाँ पे हमारा मेन प्रॉब्लम यही है कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा घोस्ट विलेज हो रहे हैं। हाँ। यानी लोग घरों को छोड़ के चले जा रहे हैं, अपने पूरे क्षेत्र को छोड़ के चले जा रहे हैं। बिल्कुल। तो आई मीन, अगर मेरे को किसी को रिकमेंडेशन देना हो कि कैसे आप कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड छोड़ो, कोई भी यूनिवर्सिटी यूके यूएसए में जा सको, आपको पढ़ना तो पड़ेगा। मतलब 12th तो करना ही पड़ेगा विद गुड मार्क्स, प्लस आपको जो है अंडर ग्रेजुएट आपका करना पड़ेगा।
और अंडर ग्रेजुएट आपको ऐसे सब्जेक्ट में करना पड़ेगा जिसमें आपकी रुचि हो, और जिसमें आप देखते हैं कि इसी सब्जेक्ट में मैं मास्टर्स भी करूं या फिर उसको लेकर पीएचडी भी करूं। लेकिन अभी क्या है नवीन सर ना, ये सब चीज़ों में अभी सपोर्ट अवेलेबल है। जैसे खुद मैं एक प्रोजेक्ट का पार्ट हूँ, उसे प्रोजेक्ट एडू एक्सेस बोलते हैं। हमारा बेसिक मैंडेट है प्रोजेक्ट एडू एक्सेस का कि 5 कैटेगरीज़ या वर्टिकल्स हम कहते हैं भारत की, जो है दलित, बहुजन, आदिवासी, कश्मीरी, इंडियन मुस्लिम और जो जेंडर माइनॉरिटीज़ हैं, प्लस विमेन एंड डिसएडवांटेज बैकग्राउंड्स जो इकोनॉमिकली बहुत पुअर हैं। इन 5 वर्टिकल्स के लिए हम, जैसे अगर आप यहाँ पर रहते हो क्यारी में, बहुत आप पिछड़े समाज से आते हो, या आपका इकोनॉमिकली कंडीशन बहुत बुरा है, आपके पास डिग्री तो है, अंडर ग्रेजुएट डिग्री, अच्छी डिग्री है आपके पास, आपको कुछ एक्सपोजर भी है, लेकिन आपको मास्टर्स के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड अप्लाई करने का कोई आपका सपोर्ट नहीं है, आपको पता नहीं है कैसे करते हैं। तो उसके लिए एक कम्प्लीटली फ्री सर्विस प्रोजेक्ट एडू एक्सेस देता है, जिससे आपको जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या आप समझ लो कंजर्वेशन पे कुछ पढ़ना हो, तो आपका जो प्रोफाइल है, आपको एक मेंटर असाइन किया जाएगा। शायद मेंटर मैं हो सकता हूँ, या मेरे जैसे काफ़ी कोई लोग हैं वो हो सकते हैं, जो आपको उस पूरे प्रोसेस में गाइड करेगा। तो ऐसे जो है जो स्कीम्स में क्या कहना हूँ, जैसे इनिशिएटिव्स एग्जिस्ट करते हैं ऑलरेडी। एक तो प्रोजेक्ट एडू एक्सेस की बात कर दी मैंने, एक एकलव्य फाउंडेशन करके एक ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा। तो वो भी बहुत और ये सब भारत बेस्ड है? भारत बेस्ड है, भारत। प्रोजेक्ट एडू एक्सेस तो जैसे अभी जो प्रोजेक्ट एडू एक्सेस को चलाते हैं वो सब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में है, लेकिन आजकल देखिए कोविड ने एक चीज़ बहुत भयंकर कर दी कि आपको वहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। आप जूम कॉल पे, बिल्कुल, ये चल तो रहा है ना 4G इंटरनेट एवरीवेयर, तो आप संपर्क में रह सकते हैं। तो ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, लेकिन ये स्तर पर मैं ये कहूँगा कि आप प्लीज़ अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, और जाकर दुनिया घूमिए, दुनिया देखिए, अलग अलग इनिशिएटिव्स में वॉलंटियर कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए। वो करने से ही फिर आपको एक्सपोजर भी मिलेगा और आपका प्रोफाइल भी बढ़ेगी। डॉक्टर साहब, एक आखिरी क्वेश्चन, बड़ी क्यूरियोसिटी है। देखा गया है कि यहाँ के युवा जो हैं जब पढ़ते हैं उसके बाद वो बाहर सेटल हो जाते हैं, और फिर बाहर ही उनका ज़्यादातर रिसर्च होती है, या वो बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स सोसाइटी, चाहे वो इंडियन सोसाइटी हो चाहे वर्ल्ड सोसाइटी हो, और ऐसे हमारे देश के लोग भी हैं। अभी आपका क्या विज़न है? आप बैक टू इंडिया आकर के काम करना चाह रहे हैं, और किस फील्ड में काम करना चाह रहे हैं आप? मैं तो, मेरी फील्ड तो अभी बचपन से ही आपने कह दिया कंजर्वेशन ही है, तो मैं दूसरे फील्ड में तो जा नहीं सकता अभी। कौन लेगा मुझे? अब कोई बिजनेस कंपनी में थोड़ी ना मेरे को नौकरी मिलेगी, तो मुझे नौकरी तो कंजर्वेशन में ही करनी है। लेकिन मैंने ऑलवेज़ ये सोचा है कि जब भी मैं कुछ रिसर्च करूँ उसका इम्पैक्ट हो। और जब मैं यहाँ पर रिसर्च कर भी रहा था, मुझे पता था बहुत सारे लोगों ने, आपने भी बोला, और रामनगर के काफ़ी लोग जिसको मैं इंटरव्यू करता था मेरे को बोलते थे कि क्या होगा रिसर्च का, क्या इम्पैक्ट होगा। आज इम्पैक्ट आपके सामने है। पूरा थोड़ा प्रशासन हिल गया है मेरे रिसर्च के आउटपुट से। तो वो एक जो ऑब्जेक्टिव है, वो ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है आपका, ठीक है। वो भी एक चीज़ है कि देखो, एक एकेडमिक, एक रिसर्चर जो है, उसका कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता कुछ कहीं बदलना। वो एक नॉलेज प्रोड्यूसर है, वो एक मतलब समाज को एक नए नॉलेज देना उसका वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वो दे रहा है। अब उससे कुछ करना वो समाज का रिस्पॉन्सिबिलिटी है या गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बिल्कुल। तो मेरे स्तर पे मैं एक स्टेप आगे गया हूँ, मैंने इम्पैक्ट क्रिएट किया है, मैंने एंगेज किया है। लेकिन मैं क्लियर कर दूं कि एक रिसर्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती नहीं है दुनिया बदलना। रिसर्चर दुनिया बदलने का इन्फॉर्मेशन समाज के सामने लगता है। वो प्रकाश पुंज हो सकता है बस, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। हाँ, इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर हमें सरकारी मशीनरी को ही सोचना पड़ेगा, या समाज को सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो क्या क्या करे, काम भी वही करे, इम्प्लीमेंट भी वही करे, तो आप क्या करोगे, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये बिल्कुल उसी तरीके से जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D जैसे तरीके का है। बिल्कुल, रिसर्च हो रही, फिर डेवलपमेंट के लिए दूसरा ऑर्गेनाइजेशन हो। बिल्कुल। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही है, और बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करते हुए। और चूँकि आप और हमारा समय काफ़ी कनेक्ट रहा है, और आपको फिर अपने साथ देख पाना कि आप जैसे युवा हमारे साथ हैं और उत्तराखंड से आपकी जड़ें जुड़ी हुई हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। थैंक यू वेरी मच इस सब के लिए। और अगेन आपको थैंक यू दूंगा कि आपका बहुत फोकस रहता है उत्तराखंड और यहाँ के वन्य जीवों के प्रति, और ख़ास तौर पे स्थानीय लोगों के अधिकारों के प्रति। और ये रिसर्च मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी प्रशासन, शासन के लोग इसको पॉजिटिव लेंगे, और ये
ग्रामीणों के लिए हेल्पफुल होगा, इससे अधिकारों में और बढ़ोतरी होगी। थैंक यू वेरी मच अपना समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। Thanks, थैंक यू आपके thanks. दर्शकों को भी। थैंक्स।